तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जियान दे वुयान से जेड टोकन के बारे में पूछते हैं। वुयान कहता है कि ये टोकन मेरे पिता ने मुझे दिया था, पर बाद में ये मुझसे खो गया। जियान दे पूछते हैं कि तुमने कभी ये पता क्यों नहीं लगाया कि ये टोकन कहाँ पर है। वुयान कहता है कि जब मैं छोटा था तभी एक लुटेरे ने मुझसे ये टोकन छीन लिया था। उस टाइम मैं मार्शल आर्ट में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए टोकन वापस नहीं ले पाया। वैसे आपको ये टोकन कैसे मिला? इस पर जियान दे वुयान को बताते हैं कि योंगजो की जेल में मुझे एक आदमी मिला था, उसी ने मुझे बताया कि ये टोकन उसने तुम्हारी फैमिली के लिए बनाया था। क्या तुम टोकन कीपर्स के बारे में जानते हो? जियान दे का ये सवाल सुनकर वुयान कहता है कि क्या आप भी उन्हीं में से एक हो? जियान दे कहते हैं कि हाँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और इस टाइम इंपीरियर टोकन का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जियान दे की बातें सुन वुयान अपने आप से ही कहता है कि जियान दे, आपको बहुत ज़्यादा पता चल चुका है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। आगे जियान दे बाई से मिलते हैं और कहते हैं कि कल से मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरे बाद कौन है जो तियानशुआंग सेक्ट का लीडर बन सकता है। बाई कहती है कि मेरे हिसाब से लांगवा लीडर बनने के लायक है। पहला तो ये कि वो आपकी डॉटर और स्टूडेंट दोनों है, और दूसरा कि उसे सेक्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता है, इसलिए लांगवा को लीडर बनना चाहिए। जियान दे कहते हैं कि लांगवा लीडर बनने के लिए बहुत छोटी नहीं है। इस पर बाई कहती है कि कभी ना कभी तो उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और वैसे भी वो अकेली नहीं है, ज़्यूरोंग भी उसके साथ है। आप ज़्यूरोंग को सेकंड लीडर बना दें। जियान दे को बाई की बात ठीक लगती है, इसलिए वो लांगवा को लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं। वो बाई से पूछते हैं कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। बाई कहती है कि अभी तो मैं ही के साथ हूँ, जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, और मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर बाई वापस अपने कमरे में जाने की परमिशन मांगती है। अगले दिन बाई, हेई, वुयान और सभी गेस्ट जो जियान दे के रिटायर फंक्शन में आए हुए थे, जियान दे का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके आते ही फंक्शन शुरू किया जाए। तभी लांगवा वहाँ आती है और बाई के सामने तलवार करके कहती है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? उनसे लास्ट बार तुम्हें मिली थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि उनको तुमने ही मारा है। हेई कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, बाई ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता लगाने दो, हमें असली किलर को पकड़ना होगा। इस पर लांगवा कहती है कि लगता है तुम भी बाई के साथ हो। यह सुनकर हेई बाई से कहता है कि हमें पहले यहाँ से चलना होगा, तभी हम असली किलर का पता लगा पाएंगे। इतना कहकर हेई बाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इस पर सभी गेस्ट उन्हें बाहर जाने से रोकने लगते हैं। हेई उनसे फाइट करने लगता है। इसी बीच लांगवा बाई पर तलवार चला देती है। हेई जैसे ही देखता है कि बाई को चोट लगी है तो वो अपने फाउंटेन अबोर्ड के सैनिकों से कहकर सभी गेस्ट को अपने रास्ते से हटाता है और बाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बाई को लेकर एक पुराने टेम्पल में आता है। इस टाइम तक बाई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और टाइम के साथ और खराब होती जा रही थी। हेई समझ नहीं पाता कि वो बाई को कैसे बचाए। वो इस टाइम किसी की भी मदद नहीं ले सकता था क्योंकि तियानशुआंग सेक्ट के लोग उन्हीं को ढूंढ रहे थे। तभी हेई को याद आता है कि मास्टर ताइन ने बाई को जेड मून नाम का एक फ्लावर दिया था जो मरते इंसान को भी बचा सकता था। हेई बाई के सामान में से वो फ्लावर निकालता है और बाई को खिलाने लगता है, पर बाई इस टाइम बेहोश थी और बिना चबाए उस फ्लावर का यूज नहीं किया जा सकता था। अब हेई उस फ्लावर की एक पंखुड़ी तोड़कर खुद चबाता है, पर उस फ्लावर के निकलते ही उसे अपने अंदर कुछ अलग फील होने लगता है। अब वो फ्लावर को आधा खाता है और अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस फ्लावर ने ग्रीफ के असर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिस कारण उसका इनर फोर्स वापस आ चुका था। हेई बाकी आधे फ्लावर को लिक्विड में बदलता है और किस करके बाई को लिक्विड पिलाता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब बाई को होश आ जाता है। बाई हेई से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया? हेई कहता है कि मैंने जेड मून फ्लावर का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से मेरा इनर फोर्स भी वापस आ गया है। बाई पूछती है कि तियानशुआंग सेक्ट में सब कैसा है? हेई कहता है कि लांगवा लीडर बन चुकी है और वो सभी अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। वैसे जियान दे को देख मुझे एक बात पता चली है कि उन्हें जिस पॉइजन से मारा गया था उसी पॉइजन से मेरी माँ को भी मारा गया था, क्योंकि इन दोनों की बॉडी में एक जैसे ही सिम्टम थे। तभी हानपो उन दोनों से मिलने आता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैंने मास्टर जियान दे की डेड बॉडी चेक की थी, पर मुझे उनकी बॉडी में कोई भी पॉइजन नहीं मिला। यही पूछता है कि क्या कोई ऐसा पॉइजन होता है जिसे डेड बॉडी में से डिटेक्ट ना किया जा सके। हानपू कहता है कि मेरे पिता ने मुझे ऐसे एक पॉइजन के बारे में बताया था, उस पॉइजन का नाम चंची है जो सिर्फ इंपीरियल सिटी में ही मिलता है। अगर उस पॉइजन की वजह से कोई मर जाता है तो पता लगाना नामुमकिन है कि वो मरने वाला पॉइजन से मरा है या नहीं। अब हेई इंपीरियल सिटी जाने को कहता है। बाई भी उसके साथ चलने लगती है, पर पहले वो जियान दे के टॉम पर आते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं। इधर शिये युए को एक मिनिस्टर बताता है कि शियुन को चोट लगी है और अभी वो हेई के साथ है। इस पर शिये युए कहता है कि अगर वो हेई के साथ है तो हमें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब शिये युए अपने पिता से मिलने आता है, पर कमरे के बाहर डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पिता को हार्ट प्रॉब्लम है और अब उनके पास केवल 1 ही महीना बचा है। अपने पिता की हेल्थ के बारे में सुनकर शिये युए जल्दी से उनके कमरे में आता है और कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता है और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, पर मुझे अपनी हेल्थ का पता है,
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चिंगजोऊ कभी भी दुनिया पर राज नहीं करना चाहता है, पर हमारे पास दूसरे जितने भी स्टेट है वो हमसे फाइट जरूर करेंगे। इनमें हमारा सबसे बड़ा एनिमी है योजोऊ। योजोऊ की राजकुमारी चुनरान व जिजोऊ के हुआंगशाओ की अभी अभी मैरिज हुई है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। योजोऊ हम पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी हमारे स्टेट के आम लोगों को चोट नहीं पहुंचने दोगे। इस पर शिएयुए अपने पिता से हमेशा उनके लोगों के लिए प्रोटेक्टर बनने का वादा करता है। इधर योजोऊ में हुआंगशाओ व चुनरान की मैरिज के बाद चुनरान के पिता उन दोनों के साथ वाइन पीने लगते हैं। वो हुआंगशाओ से पूछते हैं कि इस मैरिज के बाद जिजोऊ और योजोऊ के रिश्ते कैसे होंगे। हुआंगशाओ कहता है कि अब हम एक फैमिली हैं, इसलिए मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। इस पर चुनरान के पिता कहते हैं कि हमें चिंगजोऊ को हराना है, मुझे वो स्टेट अपने कंट्रोल में चाहिए, क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगे? हुआंगशाओ कहता है कि जैसा आप चाहें, वैसे भी मैं शिएयुए से बहुत टाइम से फाइट करना चाह रहा था। आगे हेई, बाई और जोंगली दादोंग की इंपीरियल सिटी के ब्लैक मार्केट में आती हैं। यहाँ बाई का एक फ्रेंड तिये उससे मिलने आता है। वो हेई से उसका नाम पूछता है तो हेई उसे अपना नाम बताता है। इस पर तिये एक स्केच निकाल कर कहता है कि हेई तो स्केच के जैसा दिखना चाहिए, पर तुम तो इससे पूरे अलग हो। हेई वो स्केच देखता है और पूछता है कि यह स्केच किसने बनाया है। तिये कहता है कि बाई ने। बाई अपनी खराब पेंटिंग के कारण अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो बात बदलते हुए तिये से पूछती है कि हम ब्लैक मार्केट में कैसे जा सकते हैं। तिये कहता है कि तुम बिना मास्क के मार्केट में नहीं जा सकते। यहाँ 3 टाइप के मास्क हैं, ब्लैक मास्क जो नॉर्मल लोगों के लिए है, सिल्वर मास्क जो अमीर लोगों के लिए है, और गोल्डन मास्क जो वीआईपी लोगों के लिए है। इस पर बाई तिये से 3 सिल्वर मास्क देने को कहती है। इधर फैंग अपने दोनों मिनिस्टर वांग और चिन से कहते हैं कि जिजोऊ और योजोऊ मिल चुके हैं और चिंगजोऊ पर अटैक करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? वांग कहता है कि चिंगजोऊ खुद बहुत शक्तिशाली है, मेरे ख्याल से हमें साइड में रहकर फाइट होते देखना चाहिए, क्योंकि हम योजोऊ और जिजोऊ को अपना एनिमी नहीं बना सकते। वहीं चिन कहता है कि हमें चिंगजोऊ की मदद करनी चाहिए, क्योंकि चिंगजोऊ को हराने के बाद शायद वो दोनों स्टेट योंगजोऊ पर हमला कर दे, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। आगे बाई, हेई और जोंगली मास्क लगाकर ब्लैक मार्केट में एक डॉक्टर से मेडिसिन लेने आते हैं। उस मेडिसिन को देख वो तीनों कंफर्म हो जाते हैं कि ये मार्केट बिना इंपीरियल फैमिली की मदद के नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ की सारी मेडिसिन इंपीरियल फैमिली के डॉक्टर की देख रेख में यहाँ भेजी जाती है। आगे इंपीरियल फैमिली का एक इनुज जब अपने घर जा रहा होता है, तभी जोंगली उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। इस पर इनुज कहता है कि मैं इंपीरियल फैमिली के लिए काम करता हूँ और तुम मुझे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर इनुज अपने सैनिकों को आवाज लगाता है, पर कोई सैनिक नहीं आता। जोंगली कहता है कि हमने तुम्हारे सैनिकों को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। यह सुनकर इनुज जोंगली पर अटैक करने लगता है, पर जोंगली उसे बेहोश कर हेई के पास ले आता है। हेई इनुज से चंची के बारे में पूछता है। इनुज कहता है कि मैं तुम्हें चंची फ्री में दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। हेई कहता है कि हमें चंची नहीं चाहिए, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि तुमने अभी तक किन किन लोगों को चंची बेचा है। इनुज जवाब देता है कि ब्लैक मार्केट के रूल के हिसाब से हम किसी की भी आइडेंटिटी पता नहीं लगा सकते, पर सामान बेचते टाइम हम उनका स्केच तैयार करके अपने पास रख लेते हैं ताकि मुसीबत आने पर उसका इस्तेमाल कर सकें, और अभी वो स्केच रॉयल पैलेस में है। इस पर हेई कहता है कि हमें वो स्केच चाहिए, इसलिए हमें अपने साथ रॉयल पैलेस में लेकर चलो। वहीं वुयान पर उसका कर्ज फिर से असर दिखाने लगता है। वुयान फेक लीडर से कहता है कि जल्दी इंपीरियर टोकन का पता लगाओ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आगे हेई व बाई इनुज के साथ उसके कमरे में आते हैं और उन लोगों के स्केच देखने लगती हैं जो ब्लैक मार्केट में इनुज से सामान खरीदने आए थे। इनमें हेई को एक स्केच मिलता है जो उसी के स्टेट की एक दासी का था। वहीं चंची से रिलेटेड एक नाम बाई को भी मिलता है जो दादोंग का ही एक इनुज जेंगजिन का था। अब हेई इनुज से चंची देने को कहता है। इस पर इनुज जल्दी से चंची की एक बोतल लाकर हेई को देता है। तभी दादोंग का जनरल इनुज से मिलने उसके कमरे में आता है, क्योंकि दादोंग के एम्परर को किसी ने मारने की कोशिश की थी। जनरल को देख हेई व बाई दोनों उसी के कमरे में छुप जाते हैं। जनरल जब इनुज से बात करता है तो उसे इनुज पर डाउट होने लगता है कि उसने किसी को अपने कमरे में छुपा रखा है, इसलिए वो इनुज के कमरे की तलाशी लेने को कहता है। इधर वो इनुज जेंगजिन वुयान से मिलने आता है। यहाँ पता चलता है कि एम्परर को वुयान ने ही मरवाया है। वहीं जनरल हेई व बाई को ढूंढने वाला ही होता है, तभी उसे पैलेस से मैसेज मिलता है। इस कारण वो जल्दी से पैलेस चला जाता है। जनरल के जाने के बाद हेई व बाई इनुज को बेहोश करते हैं और समय रहते दादोंग से निकलने लगते हैं, पर दादोंग के पैलेस से बाहर जाने के लिए उन्हें एक वॉच टावर से बचना था। हेई एक पत्थर की हेल्प से वॉच टावर के सैनिकों का ध्यान दूसरी ओर करता है और बाई को लेकर पैलेस से बाहर आ जाता है। इधर वुयान दादोंग के राजकुमार से मिलने आता है। वुयान को ऐसे अचानक देख जनरल पूछता है कि अभी अभी एम्परर को मारने की कोशिश की गई है, वो ठीक इसी वक्त तुम्हारा यहाँ आना, मुझे तुम पर डाउट हो रहा है। इसके अलावा तुम्हारी हुआंगशाओ के साथ भी फ्रेंडशिप है जो दुनिया पर राज करना चाहता है। वुयान कहता है कि इस बारे में सभी जानते हैं कि मेरी फ्रेंडशिप हुआंगशाओ के साथ है, मैंने किसी से इस बारे में नहीं छुपाया है और मुझे यहाँ एम्परर नहीं बुलाया था, इसलिए आप मुझ पर ऐसे डाउट नहीं कर सकते। तभी राजकुमार को मैसेज मिलता है कि उसके पिता यानी एम्परर अब मर चुके हैं।
ये सुनकर जनरल व राजकुमार दोनों एम्परर के पास जाकर रोने लगते हैं। वहीं वुयान अपने आप से कहता है कि एम्परर अब मर चुका है, इसलिए इंपीरियल टोकन अब मेरा हुआ। इधर हेई और बाई महल से बाहर आकर कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें लांगवा और उसके साथी मिल जाती हैं। हेई जानता था कि अभी फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए वो तियान शुआंग सेक्ट के सभी लोगों को सारी सिचुएशन समझाते हुए अपने साथ चलने को कहता है। आगे वुयान राजकुमार से कहता है कि आप एम्परर के मरने की खबर सभी स्टेट में भेज दीजिए, वैसे भी हम इसे ज्यादा टाइम तक छुपा कर नहीं रख सकते। वुयान का ये आइडिया जनरल को पसंद नहीं आता, पर राजकुमार को वुयान पर पूरा भरोसा था और इसीलिए वो जनरल से सभी स्टेट में यह खबर पहुंचाने को कहता है। इधर हेई चंची का टेस्ट हानपू से करवाता है। हानपू चेक करके कहता है कि इस पॉइजन को सच में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लांगवा भी ये सारा सीन देख चुकी थी और अब बाई पर हमला करने के लिए गिल्टी फील कर रही थी। बाई उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, पर एक बात समझ लो कि ये पॉइजन दादोंग के सैनिक इस्तेमाल करते हैं, यानी मास्टर को दादोंग से ही किसी ने मारा है। तभी जोंगली हेई से कहता है कि वो इनुस जैंगजिन मर चुका है, पैलेस के बाहर अभी उसकी डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर हेई का डाउट क्लियर हो जाता है। वो कंफर्म हो जाता है कि जियांदे को मारने वाला दादोंग से ही बिलोंग करता है। वहीं वांग से मिलने जिजो का एक आदमी आता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वांग जिजो से है और हुआंग शाओ के लिए काम करता है। वही योंगजो की हर खबर जिजो तक पहुंचाता आ रहा है। वो आदमी वांग से कहता है कि चिंगजो के बाद योंगजो पर अटैक किया जाएगा, अब तुम फेंगजू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो योंगजो का राजा होगा तो हम योंगजो पर और भी जल्दी जीत हासिल कर पाएंगे। आगे हेई उस दासी जिसने ब्लैक मार्केट से चंची खरीदा था, उसे उसके हस्बैंड और सन के नाम पर डराता है और अपने माँ के बारे में पूछता है। दासी कहती है कि मैंने चंची बाइली के कहने पर खरीदा था, मुझे बाद में पता चला कि बाइली ने उससे क्वीन को मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहती थी पर किसी ने मुझे बचा लिया, पर मुझे उस बचाने वाले आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर वांग को पता चल जाता है कि हेई ने दासी को ढूंढ लिया है। वो आदमी जिसने दासी को बचाया था वो वांग ही था। उसने दासी को बचाया ताकि हेई उससे सच पता कर सके और योंगजो में सिविल वॉर शुरू हो जाए। अब हेई अपने पैलेस में बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। बाई जानती थी कि हेई इस टाइम बहुत अकेला है, इसलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि चाहे अभी सभी तुम्हारे एनिमी है, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। हेई कहता है कि मेरी माँ को बाइली ने मरवाया था और मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया, पर अब मुझे लगता है कि बाइली इसमें अकेली नहीं है, कुछ मिनिस्टर भी उसके साथ मिले हुए हैं। बाई पूछती है कि इसमें मिनिस्टर बाइली का साथ क्यों देंगे। हेई कहता है कि अपनी पोजीशन के लिए। मेरी माँ यहाँ की क्वीन थी और उनके रहते कुछ मिनिस्टर अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को मरवाया। तभी फेंगचियो उन दोनों से मिलने आती है और एक डॉक्यूमेंट हेई को देती है। हेई डॉक्यूमेंट पढ़कर कहता है कि इतनी बड़ी सेना फेंगजू को क्यों दी गई है। फेंगचियो कहती है कि फेंग जानते हैं कि चिंगजो को हराने के बाद जीजो और योजो दोनों योंगजो पर हमला करेंगे, इसलिए उन्होंने फेंगजू को इतनी बड़ी सेना देकर साउथ में भेजा है ताकि वो उन दोनों स्टेट से फाइट कर सके। ये सुनकर हेई कहता है कि फेंगजू उस सेना का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। अभी मेरे पिता के पास बहुत कम सैनिक है और अगर फेंगजू ने उन पर हमला कर दिया तो योंगजो गलत हाथों में चला जाएगा, इसलिए फेंगजू पर नजर रखो। बाई भी चिंगजो पर अटैक करने के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई को जल्दी से मैसेज भेजती है। वहीं शी भी चिंगजो पर होने वाले हमले के बारे में जानता था, इसलिए वो अपने सभी जनरल्स को युद्ध की तैयारी करने को कहता है। आगे वांग बाइली को बताता है कि हेई ने अपनी माँ को मारने वाले व चंची के बारे में पता लगा लिया है और अभी सबूत इकट्ठे कर रहा है जिससे आपको सजा मिल सके। बाइली कहती है कि भूलो मत, इसमें तुम भी मेरे साथ शामिल थे, इसलिए मुझे बचाने के लिए कुछ करो। वांग कहता है कि फेंगजू के पास बहुत बड़ी सेना है, अगर वो फेंग को जबरदस्ती उनकी पोजीशन से हटाकर खुद राजा बन जाए तो कैसा रहेगा। बाइली कहती है कि इससे तो फेंगजू को सभी गद्दार कहेंगे और कोई भी राजा स्वीकार नहीं करेगा। वांग कहता है कि हम सभी को बताएंगे कि फेंगजू की सेना असल में हेई की सेना है, हेई ने ही फेंग पर हमला करवाया है। जब फेंग को इस पर भरोसा हो जाएगा तो वो फेंगजू को अपना वारिस बना देंगे, इससे हेई को पकड़ लिया जाएगा, फेंगजू राजा बन जाएगा और आपके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्वीन को मरवाया था। इस तरह हम एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। बाइली को ये प्लान पसंद आता है, इसलिए वो वांग से कहती है कि जैसा प्लान बनाया है वैसा ही करो, बस किसी को मेरी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। इसी सीन के साथ एपिसोड 32 एंड 33 एंड होते हैं। अब देखना ये है कि बाइली का प्लान कामयाब होता है और फेंगजू राजा बनता है, या फिर जिजो और योजो से फाइट में योंगजो के सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।